गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरेश लीगल। कल के लाइव वीडियो में मैंने कहा था कि हम लोग जुडिशरी के कोर्सेज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और ये भी कहा था कि हम लोग एक छोटा सा एक्ट जो है जिसको हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के नाम से जानते हैं, इस सेल ऑफ गुड्स एक्ट को जो है कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस सेल ऑफ गुड्स एक्ट में टोटल जो है 7 चैप्टर्स हैं और टोटल 66 सेक्शंस। तो आज हम लोग देखेंगे पहला चैप्टर 1, दैट इज द प्रिलिमिनरी। तो इसमें टोटल सेक्शन जो है 17 सेक्शंस। इस 17 सेक्शंस में से कुछ सेक्शंस को हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, डिस्कस करेंगे, कुछ को इग्नोर करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी में क्या है। सेक्शन 1 में शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। सेक्शन 2 में डिफिनेशन, सेक्शन 3 में एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ एक्ट 9 ऑफ 1872। कल के वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट बेसिकली पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसीलिए सेक्शन 3 में रखा गया एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ एक्ट 9 ऑफ 1872। चैप्टर प्रिलिमिनरी 1 में टोटल 3 सेक्शंस हैं चैप्टर 1 में। तो डिफिनेशन, शॉर्ट टाइटल और सेक्शन 3 को जो है हम लोग इग्नोर करते हैं। अब हम लोग चैप्टर 2 में आते हैं। चैप्टर 2 में सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 17 तक, और इसी सेक्शंस में से कुछ सेक्शंस को हम लोग एलाबोरेटली डिस्कस करेंगे, कुछ को इग्नोर करेंगे। तो आइए, सेक्शन 4 क्या कर रहा है? सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। सेक्शन 4 में सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। सेक्शन 5 में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड। सेक्शन 6 एग्जिस्टिंग ऑफ फ्यूचर गुड्स। ये जो एग्जिस्टिंग ऑफ फ्यूचर गुड्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर गुड्स हम लोग किसको कहेंगे? सेक्शन 7 में गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कहने का मतलब है सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन 6, सेक्शन 7 और सेक्शन 8 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे अगला वीडियो में, यानी कल की वीडियो में। एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। ये 3 सेक्शन को अगर हम लोग अच्छे से समझ लेंगे तो आपके जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ने में आपको मजा आएगा और बाकी जितने भी सेक्शंस है उसको आपको समझ में आएगा। प्राइस जो है सेक्शन 9 में असाइनमेंट ऑफ प्राइस, सेक्शन 10 में एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन। वैल्यूएशंस के लिए एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशंस, इसको जानना है। नेक्स्ट जो है कंडीशंस एंड वारंटीज। कंडीशन एंड वारंटीज में स्टिपुलेशंस एज टू टाइम, कंडीशंस एंड वारंटी। सेक्शन 13 में व्हेन कंडीशंस टू बी treated as warranty. Section 14 implied undertaking as to title etc. Sell by descriptions. Section 16 implied conditions as to quality or fitness. Section 17 sell by sample. तो इतने सारे सेक्शंस जो है आपके चैप्टर 2। अब हम लोग जो है हमारे जो डिफिनेशंस के अंदर जो है यानी सेक्शन 2 में एक इम्पॉर्टेंट डिफिनेशंस को आपको देखना होगा
वो क्या है कि गुड्स हम लोग किसको कहते हैं। जब तक आप इस डिफिनेशन को, ऐसे बहुत सारे डिफिनेशन हैं, ये होता ही है, लेकिन उनमें से आपको इम्पोर्टेंट डिफिनेशन जिसको हम लोग गुड्स के रूप में, अब डिफिनेशन के अंदर जो है बायर, डिलीवरी, गुड्स, डॉक्यूमेंट्स, तो इनमें से हम लोग क्या करते हैं, गुड्स को देखेंगे कि व्हाट इज द गुड्स। आज हम लोग बेसिकली गुड्स के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि गुड्स को कैसे डिफाइन किया गया। व्हाट इज द गुड्स अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। The goods means every kind of the movable property other than actionable claim and money, and includes stock and shares, growing crops, grass and things attached to or forming part of the land which are agreed to be severed before sale or under the contract of sale। तो फ्रेंड्स, गुड्स जो है, गुड्स का मतलब हो गया, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। तो गुड्स के अंदर, गुड्स डिफिनेशन के अंदर कह रहा है कि कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी, हम सब जानते हैं मूवेबल एंड इमूवेबल। फॉर एग्जाम्पल, अगर नॉन मूवेबल कहे तो लैंड प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग, जो है कोई प्लांट एंड मशीनरी जो बिल्डिंग से अटैच्ड हो, जिसको उठाया जाना या उठाना बहुत ही मुश्किल है, अगर उठाया भी जा सकता है तो वो स्क्रैप के वैल्यू पे बेचता है, बिकेगा, तो उस प्लांट एंड मशीनरी को भी हम लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी मानेंगे। तो गुड्स में इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स नहीं होगा। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम, अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। इसमें मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स में है, लेकिन इसमें एक्शनेबल क्लेम शामिल नहीं है। और क्या शामिल नहीं है? मनी। मनी दैट इज द करेंसी। आपके 5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपया आयतर वो क्या करते हैं, आपका कॉइन के फॉर्म में हो या आपके नोट के फॉर्म में हो, व्हाटएवर मैटर, मनी मीन मनी। तो हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर एक्शनेबल क्लेम और मनी इंक्लूड नहीं है। लेकिन आगे चलकर आप भी एक्सेप्शन देखेंगे। ऐसे जो पुराने सिक्के जिसको आपको केजी के दर पे मिलता है, वो तांबा के रूप में यूज होता है, तो उसको फिर जो है या कोई मेटेल के रूप में यूज होता है या रद्दी कागज के रूप में यूज होता है, तो फिर उसको जो है आपको गुड्स माना जाएगा। ये सब जो है लिटिगेशंस में हम लोग देखेंगे। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी एंड इंक्लूड्स। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड्स है? एंड इंक्लूड्स स्टॉक एंड शेयर्स। इसमें स्टॉक और शेयर दोनों चीज इंक्लूड्स है। स्टॉक एंड शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, आपके खेत में क्रॉप्स हो रहा है, ग्रो हो रहा है, तो क्रॉप्स ग्रो होने के बाद आपको उसको हार्वेस्ट कर रहे हैं या क्रॉप्स को काट लेते हैं। इसी तरह ग्रास, क्योंकि ग्रास जो है मिट्टी से सटा हुआ है, लेकिन उसको सेव कर सकते हैं, आप उसको अलग कर सकते हैं। तो ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड व्हिच आर एग्रीड टू बी सेवर्ड बिफोर सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। और ऐसी कोई वस्तु जो जमीन में सटा हुआ हो, जमीन में गड़ा हुआ हो या जमीन से लगा हुआ हो, लेकिन उसको सेव कर सकता है, अलग किया जा सकता है। कब? सेल के पहले, बिफोर सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। या कोई आपको कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि भाई आपकी जमीन में इतना जो है, फॉर द एग्जाम्पल आपको जमीन में टिम्बर लगा हुआ है, तो डेफिनेटली आप टिम्बर को अलग कर लेते हैं, तो उस टिम्बर भी गुड्स के अंदर आ जाएगा। तो ये था आपकी गुड्स की डिफिनेशंस। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी एंड इंक्लूड्स stock and shares, growing crops, grass and things attached to or forming part of the land
which are agreed to be severed before sell or under the contract of sale. तो गुड्स के अंदर क्या क्या आते हैं? गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम, जिसमें एक्शनेबल क्लेम और मनी सब इंक्लूड नहीं है, एंड इट इंक्लूड्स, और इसमें इंक्लूड है स्टॉक एंड शेयर्स। शेयर, आप शेयर मार्केट जानते होंगे, तो शेयर जो खरीदते हैं बेचते हैं, अगर फिजिकल फॉर्म में भी है और आपके क्या कहते हैं, अगर फिजिकल फॉर्म में नहीं भी है, डिमेट अकाउंट में भी है, इसमें भी लिटिगेशन है। उस आगे चलकर हम लोग उस लिटिगेशन को देखेंगे। स्टॉक एंड शेयर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ऐसे क्रॉप्स जो ग्रो होता है, ग्रास एंड थिंग्स अटैच, ऐसे कोई चीज जो मिट्टी से जुड़ा हुआ हो और फॉर्मिंग पार्ट और उससे ही लगा हुआ हो, उसी का एक पार्ट हो of the land which are agreed to sever before sell or under the contract of sale। तो फ्रेंड्स, ये था हमारी गुड्स की डिफिनेशंस। आज हम लोग गुड्स का डिफिनेशंस जाने। कल के वीडियो में हम लोग एलैबोरेटली कोशिश करेंगे, स्पेशली आप लोग कुछ और इम्पोर्टेंट डिफिनेशन को आप लोग देख लीजिएगा, जैसे मर्केंटाइल एजेंट, प्राइस की काफ़ी, प्राइस को भी हम लोग कुछ चर्चा कर लेंगे, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे मेनली जो है देखने का, पढ़ने का सेक्शन 6, 7 और 8 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एट, दैट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 6, 7 एंड 8। तो होप सो फ्रेंड्स, आप लोग तैयार होके आएंगे और इसी तरह आप लोग जुडिशरी क्लासेस को एंजॉय कीजिए और जुडिशरी की एग्ज़ाम क्रैक करने की कोशिश कीजिए। फिर मिलेंगे अगला वीडियो में, कल के वीडियो में सेक्शन 6, 7, 8 और सेल ऑफ गुड्स एक्ट के साथ। जय हिंद।